हो गया, शहर खत्म होना शुरू हो गए थे और वापस से ग्रामीण परिवेश आना शुरू हो गया। ठीक है सर। अब ये हमारा चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है 600 बीसी से। तो बीच के इस टाइम पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुए ये समझाने के लिए पहले अपन और ऋग्वेद में आर्यन शब्द का जिक्र देखने को मिलता है। सर ऋग्वेद क्या है? सर ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं जो देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के तौर तरीके बताते हैं। अब ऋग और ये पुरंदर कौन है जो किलों का नाश करें? ये पुरंदर कौन थे? वो कोई टैक्स नहीं लेता है और ना ही इनके पास कोई फिक्स्ड पोजीशन है। अब एक ट्राइब में रहने वाले लोगों को जनरली जन बोला जाता था। एक कबीले में रहने वाले लोगों को जन बोला जाता था। अब जैसे आपको कुछ कबीलों के नाम बताऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे पुरु, द्रुह्यु, यदु, कुरु, ये कुछ जन थे। ठीक है, पुरु, द्रुह्यु, सेदी, भरत, यदु, तुर्वाशा, ये कुछ कबीलों के नाम थे। और कबीलों में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता था? जन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पास कॉपर के टूल्स है और यहाँ पर एक कबीला है जिसके पास आयरन के टूल्स है। क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? दोनों में से कौन जीतेगा? आयरन वाला बंदा जीतेगा कि कॉपर वाला बंदा जीतेगा? सर ऑब्वियसली आयरन वाला बंदा जीतेगा। पॉपुलेशन शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस एरिया। आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर एलुवियल आर्मी खुद के मिनिस्टर से तो क्या उसे लोगों से पूछकर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं सर। 1000 बीसी के आसपास से अब ये सरदार जो है ये राजा बनना शुरू हो गया। ही बिकेम किंग, ही स्टार्टेड एक्टिंग लाइक किंग और यहीं से धीरे-धीरे करके एक गवर्नमेंट की शुरुआत होनी शुरू हुई। लगता रहेगा धीरे-धीरे करके क्या होगा? सपोज यहाँ पर एक जनपद था, इसने इसको हरा दिया। फिर यहाँ पर एक ये बड़ा हुआ, हाँ सर। यहाँ पर एक जनपद था, इसने इसको हरा दिया। क्या ये बड़ा हुआ? हाँ सर। नाउ स्लोली व्हाट विल हैपन? अगले 400 सालों में ये जनपद धीरे-धीरे करके एक दूसरे से लड़ाई लड़ेंगे। इसमें से कुछ जनपद जो होंगे वो दूसरों को हरा-हरा कर बहुत बड़े हो जाएंगे एंड 600 बीसी तक आते-आते दे विल बिकम व्हाट? 600 बीसी तक आते-आते दे विल बिकम व्हाट? सर दे विल बिकम महाजनपद। दे विल बिकम व्हाट? सर दे विल बिकम महाजनपद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाजनपद? नाम सुना है सिटी, मेगा सिटी, मेट्रो सिटी का जिक्र मिलता है सर। टोटल 16। ये कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी। अगले 200 सालों में क्या होगा? ये 16 आपस में लड़ेंगे। ये 16 महाजनपद आपस में लड़ेंगे। इन 16 में से 4 मेजर निकल कर आएंगे। कौन-कौन से? सर मगध, अवंती, कोसल और वत्स। एंड रेस्ट यू नो द स्टोरी। 4th सेंचुरी बीसी तक इन चारों में से सबसे सुप्रीम कौन होगा? फर्स्ट अमंग द 16 सर मगध। और इसी मगध में आगे चलकर एक एम्पायर बनेगा। भारत में पहली बार कोई बड़ा साम्राज्य बनेगा। साम्राज्य समझो एम्पायर। कौन सा एम्पायर है वो? बताओ मुझे कौन सा एम्पायर? फॉर्म्ड हियर और मौर्यन एम्पायर। बहुत शानदार। बहुत पहले एक साम्राज्य था, अब छोटे-छोटे कई सारे साम्राज्य आ जाएंगे। कौन-कौन से? सर हमें देखने को मिलते हैं दिस शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी, उसके बाद सतवाहनास, फिर इंडो ग्रीक्स, है ना? इंडो ग्रीक्स, शक, कुषाण, पार्थियन, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। हाँ सर। तो इस पूरी कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे राजा महाराजाओं का उदय हुआ और भारत के अंदर इन 1200 सालों में कौन-कौन से अलग-अलग राजाओं ने रूल किया। और दूसरे पार्ट में इस चैप्टर के हम देखेंगे कि इन 1200 सालों में कैसे शहरों का विकास हुआ और शहर कैसे बन रहे हैं। ये कहानी तो आपको यहाँ पे समझ आ गई है कि 600 बीसी से भारत के अलग-अलग हिस्सों में शहरों का निर्माण होना शुरू हुआ एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज़ महाजनपद बनना शुरू हो गए हैं। अपने बाकी लोगों से, तो उसके लिए राजा क्या करेगा? सर राजा करेगा यज्ञ हवन। कैसे यज्ञ हवन? सर वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। और ये यज्ञ सर उसके लोग सवाल उठाएंगे कि भाई तुम टैक्स कैसा कलेक्ट कर रहे हो? तुम खुद को राजा कैसा बुला रहे हो? तुम कैसा पूरा डिसीजन खुद से ले रहे हो? हम नहीं अलाउ करेंगे। तो राजा इसके लिए क्या करेगा? व्हाट किंग विल डू? कि वो अपनी पोजीशन सुपीरियर दिखा सके लोगों से। व्हाट ही विल डू? वो खुद को बेहतर दिखा सके अपने बाकी लोगों से। तो उसके लिए राजा क्या करेगा? सर राजा करेगा यज्ञ हवन। कैसे यज्ञ हवन? सर वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। और ये यज्ञ करके क्या होगा? सर ये राजा इससे और सुपीरियर होगा। ब्राह्मण बताएंगे कि भैया राजा को भगवान की शक्तियां मिल गई हैं, तो राजा इसलिए बाकी लोगों से अलग है। तो वो बोलेंगे कि देखो साहब हम भगवान के बेटे हैं। राजा क्यों माने? चाइना के लोगों को अपना राजा क्यों माने हम? तो वो बोलेंगे कि देखो साहब हम भगवान के बेटे हैं। तो भगवान राजा जैसे कुषाण कहां से आए थे? चाइना से। लोगों ने कहा चाइना के राजाओं को अपना राजा क्यों माने? चाइना के लोगों को अपना राजा क्यों माने हम? तो वो बोलेंगे कि देखो साहब हम भगवान के बेटे हैं। तो भगवान का विरोध कर रहे हो, हमारा डिवाइन किंग्स का कांसेप्ट आएगा। आगे चलकर गुप्ता राजा आएंगे। गुप्ता राजा उतने पावरफुल नहीं है, तो वो खुद को पावरफुल दिखाने के लिए क्या करेंगे? होता है ना कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करवाना। तो वो भयंकर तरीके से अपने कवियों से कहेंगे कि तुम हमारे बारे में एकदम खतरनाक बातें लिखो ताकि लोग एकदम डरे हमसे, दूसरे राजा डरे हमसे। महाराष्ट्र का कल्चर, बंगाल का कल्चर, बिहार का कल्चर। कल्चर क्या हुआ? वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खाने खाते हैं, कैसे फूड हैबिट्स हैं उनकी, कैसे नोन एज मेगालिथिक कल्चर। व्हाट इज नोन एज राइट सर? तो कल्चर का मतलब क्या हुआ कि इसी सेम टाइम पीरियड पर साउथ इंडिया में कल्चर चल रहा है इज नोन एज मेगालिथिक कल्चर। व्हाट इज नोन एज मेगालिथिक? मेगालिथ शब्द को समझो आप। मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथ का मतलब क्या होता है? आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथ? सर लिथ का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, ये फ्रेंच शब्द है। अब ये बड़ा सा पत्थर देख रहे हो स्ट्रक्चर? हाँ सर। ये स्ट्रक्चर कुछ और नहीं बल्कि साउथ इंडिया के अंदर इस समय जो लोग रह रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने डेड व्यक्तियों को दफना रहे हैं और सिर्फ दफना नहीं रहे हैं। दफनाने के बाद वो क्या करते हैं? उनके ऊपर ऐसे बड़े-बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसी के साथ-साथ वो लोग जो सामान यूज कर रहे थे उसमें हमें आयरन मिलना शुरू हो गया था कि उनके पास आयरन के लोहे के बहुत सारे वेपन्स और टूल्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है सर 1000 बीसी से लेकर 300 बीसीई तक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मेगालिथिक कल्चर। कौन सा कल्चर मेरी जान? मेगालिथिक कल्चर। लोग चरवाहे का ही काम कर रहे हैं। क्लियर हुई क्या ये मेरी बात? तो बट काफी बड़े एरिया में अभी भी लोग चरवाहे का ही काम कर रहे हैं। मेगालिथिक कल्चर, इस मेगालिथिक कल्चर के अंदर कुछ जगहों पे खेती हो रही है बट काफी बड़े एरिया में अभी भी लोग चरवाहे का ही काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल पीवाईक्यू में आया है, हु वाज जेम्स प्रिंसेप? मेंशन हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन हिस्ट्री। कि भैया जेम्स प्रिंसेप महाराज कौन थे और उनके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन? कि वाओ क्या नया नाम दिया आपने। ठीक है कि भैया तुम तो प्रियदर्शी हो, समझे मेरी बात? तो इतिहास आपको काफी कुछ सिखाता है। हुई बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत कब हुई? सर बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत कब हुई? ये भी हुई 6th सेंचुरी बीसीई में। तो क्या 6th सेंचुरी बीसी इंपॉर्टेंट है? हाँ सर। हमारे दोनों टॉपिक्स, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, क्या ये दोनों ही 6th सेंचुरी बीसी से रिलेटेड है? हाँ सर। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो क्या इन क्वेश्चन में दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया गया है? Just look at the question. The 6th century BC was a period of emergence of early states, empires and diverse thoughts. बहुत सारी विचारधाराओं का भी समय था। Don't you think कि 8 नंबर के लिए उन्होंने दो पार्ट्स में सवाल पूछ लिया है। अब यहाँ पर समझ रहे हो कैसे क्रॉस चैप्टर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हम तो सर एक ही चैप्टर में फंसे रहते हैं, सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, कैसा बता दूं? वो दो चैप्टर पूछकर सवाल ले रहे हैं। इसमें आपको सेकंड चैप्टर भी एक्सप्लेन करना है, इसमें आपको फोर्थ चैप्टर भी एक्सप्लेन करना है। समझ गए मेरी बात? इस टाइप का आपको इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देना है 8 नंबर के लिए। वहीं पे 3 नंबर के लिए सवाल आया है, उसमें आपको इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कहां से आएगा? नाउ देखो 16। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द महाजनपदास। ये महाजनपदास होते क्या थे? उसी के साथ साथ एक और चैप्टर आया है, एक और क्वेश्चन आया है, महाजनपदास शेप द डेवलपमेंट ऑफ मगध, एग्जामिन द स्टेटमेंट। 8 नंबर के लिए ये सवाल आया है। अब इस वक्त टॉकिंग अबाउट, लुक एट दिस टॉपिक, कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। मतलब ये जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हियर, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ सकते हो। बिटवीन 6th and 4th century BC, Magad became the most powerful महाजनपद, explain the statement. Then again, describe any 3 causes of the growth of Magad as a powerful महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन बात समझे, मतलब ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? कैन यू सी दिस क्वेश्चन? महाजनपदास शेप द डेवलपमेंट ऑफ मगध। और ये करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, महाजनपदास शेप द डेवलपमेंट ऑफ मगध। क्या लगता है क्या पॉसिबल चीजें लेकर आ सकते हो? यहाँ पर दो चीजों की बात की गई, पहले महाजनपदास, दूसरा मगध। आपको इस 8 नंबर का सवाल जो है वो दो टाइप में लिखना है। पहले आप इस 8 नंबर के सवाल में एक्सप्लेन करके आओगे महाजनपद होते क्या थे।
देन महाजनपद शेप्ड द डेवलपमेंट ऑफ मगध। अब आपको मगध के बारे में बात करनी है। मतलब 8 नंबर के सवाल के लिए पहले आप मे बी 2 या 3 नंबर के लिए आप इसको 3+5 डिवाइड कर लो। 3 नंबर के लिए बात करो महाजनपद के लिए कि महाजनपद क्या होते थे। 5 नंबर के लिए बात करो मगध के लिए। मगध क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ था, सबसे सर्वोच्च था। 16 में से सबसे सर्वोच्च, सबसे सर्वश्रेष्ठ था। अब देखोगे ना तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन कुछ यहाँ पर भी दिया हुआ है। 8 नंबर के लिए यहाँ पर कंटेंट नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले आपको ये समझाना है कि महाजनपद क्या होते थे, उसके बाद फिर आपको मगध की बात करनी है और उसके बाद थोड़ा सा आपको मौर्य एम्पायर का भी जिक्र करना है, तभी आप 8 नंबर के लिए सवाल लिख पाओगे। अदरवाइज इसी पार्ट में 8 नंबर जितना कंटेंट नहीं है। बात समझ गए मेरी? दिस इज मौर्य एम्पायर। कैन यू सी हियर कितना बड़ा था ये साम्राज्य? क्वेश्चंस इस चैप्टर से मेजरली क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। पता है स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच के पार्ट से सवाल देखने को नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इस पार्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बीच वाले पार्ट को आराम से कवर करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चंस, मैं ये क्वेश्चन देखो, मैं इसलिए एक क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं, जितने क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए उस पर्टिकुलर टॉपिक से अबाउट एवरी क्वेश्चन। नाउ ट्राई टू रीड दीस क्वेश्चंस, समझ रहे हो, और वो उसी टॉपिक से पहले लाया हूं जिससे सवाल आया है। हाउ डू हिस्टोरियंस कम टू नो अबाउट मौर्यन पीरियड, एक्सप्लेन टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स, एनालाइज द वेरियस सोर्सेस टू नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर। देन Ashokan inscriptions are the most significant sources to understand the administration of Ashok, explain the statement 3 नंबर के लिए, and the history of Mauryan empire has been constructed on variety of sources, explain the statement, explain any 3 sources to know about Mauryan empire। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6, कैन यू इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नाउ मूलक साहब अभी भी बचा हुआ, देखो कितने सारे सवाल आए हैं इस टॉपिक से। हाउ डू हिस्टोरिकल सोर्सेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मौर्यन एम्पायर, एनालाइज द रोल ऑफ अशोक इन शेपिंग इट्स लेगेसी। बहुत बढ़िया, हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा, मतलब ये जो अर्ली एम्पायर है ना, ये थर्ड वाला, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक हम मौर्यन एम्पायर की बात करें, इट इज कंप्लीटली वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूं। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनिएगा, होता क्या है, ये जो ग्रीस है ना, ग्रीस से एक बंदा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। आप सब जानते हैं अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया समवेयर अराउंड 326 बीसी के आसपास, और 326 बीसी के आसपास झेलम नदी के किनारे उसने युद्ध लड़ा पोरस से। आप सभी को पता है अलेक्जेंडर और पोरस के युद्ध के बारे में। उसके बाद अलेक्जेंडर वापस लौट गया और बीच में जाते जाते इराक में ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है सर, ये सब कब हुआ? 326 बीसी के आसपास। अब जब अलेक्जेंडर वापस गया तो उसने जाने से पहले क्या किया कि यहाँ पर जो कुछ ग्रीक लोग थे, वो कहां से आया था? ग्रीस से। तो यहाँ पर जो कुछ ग्रीक उसके गवर्नर थे वो यहीं पर रह गए, ये पूरा एरिया उसने अपने गवर्नर के अंडर में रख दिया। अब इनमें से एक जो गवर्नर थे उनका नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था? देयर वाज वन गवर्नर जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर रूल कर रहा था। अब आगे चलकर क्या हुआ, इस इलाके में चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने इस इलाके में अटैक किया। 305 बीसी के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीतने के बाद क्या किया, सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि कर ली, और उस संधि के चलते क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की, और दूसरा एक मैसेंजर, एक मिनिस्टर जिसका नाम था मेगास्थनीस, उसको चंद्रगुप्त मौर्य साहब के दरबार में भेजा। वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज दिस मेगास्थनीस? सर, ही वाज अ ग्रीक एम्बेसडर। उनके साथ संधि कर ली, और उस संधि के चलते क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की, और दूसरा एक मैसेंजर, एक मिनिस्टर जिसका नाम था मेगास्थनीस, उसको चंद्रगुप्त मौर्य साहब के दरबार में भेजा। वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज दिस मेगास्थनीस? सर, ही वाज अ ग्रीक एम्बेसडर। कौन है सर ये ग्रीक एम्बेसडर है? कहां से आया है? सर, सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया है। कहां पर रहने के लिए? पाटलिपुत्र में रहने के लिए। मेगास्थनीस ने किताब लिखी है जिसका जिक्र यहां पर नहीं किया गया है, मैं जल्दी से बता देता हूं। मेगास्थनीस ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम है इंडिका। ठीक है, उस बुक का नाम है इंडिका। और इंडो ग्रीक्स, बहुत शानदार। ग्रीक्स या इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत की ही टेरिटरी में आकर रहना शुरू कर दिया था, ऑलमोस्ट इंडिया के ट्रेडिशंस को माना, इसलिए दे आर आल्सो नोन एज इंडो ग्रीक्स। ठीक है सर, भारत के इस इलाके में ग्रीक्स रह रहे हैं। हां सर। अब सुनो, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस है ना, वो पूरे भारत में एक जैसे हैं। अशोक का एक इंस्क्रिप्शन, एक ही मैसेज वो भारत के हर हिस्सों में एक ही तरीके से मिलेगा। अब देखो, मैंने क्या बताया, भारत के अंदर जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं अशोक के, वहां पर कौन सी भाषा यूज हुई है? सर, वहां पर यूज हुई है प्राकृत लैंग्वेज। और प्राकृत लैंग्वेज को लिखने के लिए स्क्रिप्ट कौन सी यूज हुई है? सर, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई है। स्क्रिप्ट का मतलब समझते हो ना कि भैया ये मैंने लिखा समीर और ये मैंने लिखा समीर, इन दोनों में अंतर क्या है? भाषा सर दोनों की सेम है, लेकिन इन दोनों की स्क्रिप्ट अलग है। यहाँ पे मैंने देवनागरी यूज की है, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन यूज की है। सेम वे में यहाँ पे प्राकृत भाषा ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। अब इन लोगों को प्राकृत भाषा आती है क्या? नहीं सर, इनको आती है ग्रीक और एरामाइक भाषा। एरामाइक भाषा तो उस इलाके में बोली जाती थी। एरामाइक और ग्रीक लैंग्वेज आती है, और ऑब्वियसली बात है कि इनको हमारी स्क्रिप्ट भी नहीं आती, तो इनके लिए एक अलग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है, व्हिच वाज खरोष्ठी स्क्रिप्ट। बात समझे? इसीलिए अशोक के इंस्क्रिप्शन हमें दो भाषाओं में देखने को मिलते हैं, भारत के अंदर प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यहीं पे ग्रीक और एरामिक लैंग्वेज, और यहाँ पर खरोष्ठी स्क्रिप्ट। क्लियर हुई मेरी बात? कई कई जगहों पे ग्रीक स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जगहों पे ग्रीक स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, द मौर्यन एम्पायर हैड स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बार-बार सवाल आता है। इसी के पहले भी एक सवाल आया था कि मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए, कि भैया अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताइए, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोक के बारे में बताइए। नाउ हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? ये देखो, ये हमारे भारत के अंदर आपको पता ही है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे भारत का नेशनल सिंबल है, नेशनल एम्बलम है, एंड ये अशोक के ही एक पिलर से उठाया गया है। उज्जैनी, उज्जैनी कहाँ पे है? सेंट्रल इंडिया पे। दूसरा है हमारे पास तोसली, ओडिशा में। चौथा है हमारे पास तक्षशिला, नॉर्थ वेस्ट में, और पांचवा है हमारे पास सुवर्णगिरी। ठीक है, ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? सर, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर दी सेंटर्स ऑफ ट्रेड। तक्षशिला सर ट्रेड सेंटर है ये। ठीक है, तोसली क्यों इंपॉर्टेंट है? सर, यहाँ से सी ट्रेड हो रहा है। और सुवर्णगिरी क्यों इंपॉर्टेंट है? सर, ये गोल्ड की खदानें हैं यहाँ पर। ठीक है, राइट सर। नाउ वी हैव 5 पॉलिटिकल, ठीक है, वी हैव गोल्ड माइंस हियर। सुवर्णगिरी कर्नाटक में, राइट सर। उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। उज्जैनी और तक्षशिला व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है, तोसली समुद्री व्यापार के लिए, सुवर्णगिरी गोल्ड के लिए। इतिहासकार क्या मानते हैं? हेड बाय गवर्नर्स, ये पॉइंट ऐड कर देना। ठीक है, इन प्रोविंशियल सेंटर्स के हेड गवर्नर होते थे, और ये गवर्नर माना जाता है बेसिकली राजा के बेटे ही होते थे। ठीक है, इन गवर्नर्स को कई बार कुमार अमात्य बोला जाता था। कुमार अमात्य, कुमार अमात्य का मतलब क्या होता है? किंग्स सन, कि भैया राजा का बेटा जो इन सेंटर का गवर्नर होता है। जनरली अपने पिताजी के टाइम पे पहले उज्जैनी और फिर तक्षशिला का गवर्नर था, तो जनरली राजा अपने बेटे को ही इन इलाकों में गवर्नर बनाता था, जिनको कुमार अमात्य बोला जाता था। जिसके अंदर 6 सब कमिटी थी। हमारे पास एक कमिटी जिसके अंदर 6 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 6 सब कमिटी, और हर सब कमिटी के अंदर 5 मेंबर हैं, तो इनटू 5 टोटल कितना हुआ सर? 30 मेंबर्स। अब ये 5 सब कमिटीज का काम क्या होता था? ध्यान से सुनना सर। पहली कमिटी जो होती थी वो नेवी को देखती थी, दूसरी वाली जो होती थी वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन का बात समझ गए? हाँ सर। नाउ इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक और हमारे को दिया गया है एक सोर्स, द व्हाट किंग्स ऑफिशियल्स डिड, कि हमें मेगास्थनीज आगे चलकर बताते हैं कि इनमें से कुछ और भी ऑफिसर्स थे राज्य के अंदर जो अलग-अलग प्रकार के काम करते थे। जैसे कुछ लोग जो होते थे वो नदियों का ख्याल रखते थे, कुछ लोग जो होते थे वो जमीन को मेजर करते थे, कुछ लोग जो होते थे वो स्लूसेस, स्लूसेस का मतलब होता है नहर, वो नहरों का ध्यान रखते थे कि पानी ढंग से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसी के साथ साथ हर एक चीज के लिए हमें देखने को मिलता है कि व्यक्तियों को रखा गया था। जैसे कुछ मिनिस्टर्स थे जो शिकारियों का ध्यान रखते थे। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये पूरा आंसर लिखकर आ पाएंगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर है? क्या आप आंसर लिखकर आ पाएंगे मेरी जान? सर, कितने वर्ड्स में आंसर करें? 8 नंबर के लिए जब आएगा तो ऑलमोस्ट आपको 8 पॉइंट्स लिखना है। यू हैव टू मेंशन 8 पॉइंटर्स। ठीक है, क्लियर? 30,000 घुड़सवार थे, मौर्यन एम्पायर की आर्मी बहुत बड़ी थी। हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? सर,
हाउ वर द एलिफेंट्स रेस्ड इन द फॉरेस्ट, व्हाई वर द एलिफेंट्स कैप्चर्ड बाय द मॉरियन रूलर। क्या इस सोर्स से जल्दी से इसको रीड कीजिए। ये बेसिकली अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये है एक आज का छोटा सा सरप्राइज। आपको पता है जब कोई क्वेश्चन आता है तो बोर्ड की कॉपी चेक कैसे होती है, कभी देखा है टीचर्स कॉपी चेक कैसे करते हैं, उनको कैसे पता बच्चों को क्या लिखना है। तो बेसिकली सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, देयर इज वन क्वेश्चन, द मॉरियन एम्पायर हैड अ स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट 8 नंबर के लिए, ठीक है। इस 8 नंबर के, देखो उसमें अशोक की बात नहीं की गई है, इस 8 नंबर के लिए बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने एक मॉडल आंसर ऐसा लिख के दे दिया, कीवर्ड्स लिख कर दे दिया। और इस कीवर्ड्स के अंदर बेसिकली टीचर क्या करेगा, इसमें जो कीवर्ड वो एज इट इज वर्ड कॉपी नहीं करेगा, वो बस देखेगा कि आपने वो बातें वो पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं जो आंसर में होने चाहिए 8 नंबर के लिए। नाउ पहली चीज ध्यान से देखो, इसमें कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं 8 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जल्दी बताओ। 8 8 पॉइंट्स। मैं हमेशा यही बोलता हूं ना, जितने नंबर का सवाल उतने ही पॉइंट्स होने चाहिए। देखो ऑफिशियल आंसर की में भी 8 पॉइंट्स हैं, हां सर, एंड ये पॉइंटर्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्लियर हुई क्या मेरी बात, क्लियर हुई क्या मेरी बात। अब देखो जरूरी नहीं है कि यही 8 पॉइंटर्स हो, एक दो पॉइंटर्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन हां ये एक बेसिक पॉइंटर्स है जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लिखकर आने ही आने हैं। एंड सी दे हैव रिटन 8 पॉइंट्स, मतलब जितने नंबर का सवाल उतने पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, आपके 3 पॉइंट्स होने चाहिए। आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट्स होने चाहिए। आपका क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, 8 पॉइंट्स होने चाहिए। और पॉइंट्स का मतलब हर एक पॉइंट बेसिकली 2-2 3-3 लाइन का। क्लियर हो गया। इस बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाता है इंडिया के इतिहास के अंदर, 3 नंबर के लिए है। और एक सवाल पूछा गया कि मॉरियन एम्पायर वाज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क इन द इंडियन हिस्ट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब देखो आपको यहां पर ये समझना है कि जब 3 नंबर की सवाल है, कैन यू सी दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस है, मुझे बताओ जल्दी से। ये सारे एनालिसिस यहीं पर होने चाहिए, आई वांट, बिकॉज़ चैप्टर आप कहीं पे भी पढ़ लोगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप जल्दी 8 नंबर के लिए कैसा करेंगे फिर, दोनों में अंतर क्या है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ द पॉइंट हियर इज अगेन, व्हेन यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, सिंपली उस टॉपिक को उठा के लिख दो जिसमें से ये सवाल पूछा गया। जैसे ये सवाल जो पूछा गया है, ये इस टॉपिक से पूछा गया है, हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर। लेकिन जब 8 नंबर के लिए सवाल आएगा तो आपको उसके पीछे की भी कहानी लिखनी है कि शॉर्ट में पहले 3 नंबर का ये समझाओ, बाकी 5 नंबर में क्या लिखेंगे सर, आप उसमें मॉरियन एम्पायर समझाओ कि मॉरियन एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये पहला पैन इंडिया एम्पायर था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत डिटेल था। ये यहाँ पर पहली बार हमें अशोक के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, अशोक ने यहाँ पर पहली बार धम्म की नीति की बात की थी, और मॉरियन एम्पायर ने जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था आगे आने वाले एम्पायर्स ने उसी एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं कॉपी किया था। बात समझ आई, बात समझ आई मेरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, करा सकते हो। जब ये 3 नंबर के लिए सवाल आएगा तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख आएंगे, वहीं पर जब 8 नंबर के लिए सवाल आएगा तो आप ये पॉइंट्स तो मेंशन करेंगे ही, उसी के साथ साथ मॉरियन एम्पायर को भी एक्सप्लेन करके आएंगे। मेरी बात समझ आ गई, मेरी बात समझ आ गई। एक मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बृहद्रथ को मारा और उन्होंने शुंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दी। एंड मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद यू विल सी भारत के अंदर वर्चुअली कोई भी अब बहुत बड़ा साम्राज्य देखने को आपको नहीं मिलेगा। मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद यू विल सी वर्चुअली भारत के अंदर कोई भी बहुत बड़ा साम्राज्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट वाज बेसिकली द फर्स्ट एंड द लास्ट भी कह सकते हो, इतना बड़ा साम्राज्य जो था। उसके बाद पूरे भारत में छोटे-छोटे साम्राज्य होंगे ना, राइट टू अंडरस्टैंड। हमारा चैप्टर बात करता है इसके बीच में, तो आप देख रहे होंगे कि धीरे-धीरे करके हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हम 185 बीसी तक आ गए, बट हमें ये समझना है कि 600 सीई के आसपास तक कौन-कौन से राजाओं ने भारत में रूल किया, बिकॉज़ दिस चैप्टर इज अबाउट किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। किंग्स मतलब यहाँ पर आदिवासी कबीले थे जिनका इन्फ्लुएंस मौर्यन एम्पायर के ऊपर नहीं था, बट ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड क्या है, 321 से लेकर 185 बीसी तक, ठीक है सर। तो सर उस टाइम पे भारत के साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग पर्टिकुलरली इन दिस एरिया, ये जो एरिया है इस एरिया में क्या हो रहा था, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आपको पता है इस एरिया के अंदर, बेसिकली हमने पहले ही बात की है कि इस एरिया के अंदर यहाँ पर एक कल्चर चल रहा था, व्हिच वाज नोन एज मेगालिथिक कल्चर। क्या याद है आपको, यहाँ सी के आसपास आगे बढ़ता है। हमने इससे पहले ऑलरेडी देखा हुआ है कि 1000 से लेकर 300 बीसी तक साउथ इंडिया में क्या चल रहा है सर, मेगालिथिक फेज, ठीक है सर। अब मेगालिथिक फेज खत्म तो नहीं होता है, बट उसी बीच में क्या होता है, साउथ इंडिया के अंदर बेसिकली कुछ चीफडम्स का राइज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीफडम, मैंने आपको आर्यंस के बारे में समझाया था, ये जो आर्यन आदिवासी कबीले थे, व्हाट वर दे सर, वो चीफडम थे। चीफडम का मतलब होता है सरदारी। चीफडम क्या होता है बेसिकली, जहां पर एक चीफ या सरदार होता है जो अपने कबीले को लीड करता है। क्या वो टैक्स कलेक्ट करता है, नहीं सर। क्या उसकी रेगुलर आर्मी होती है, नहीं सर। क्या उसके पास मिनिस्टर्स होते हैं, नहीं सर। तो सर एक सरदार और एक राजा के बीच में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। राजा की पोजीशन हेरिडिटरी होती है, राजा की पोजीशन जो है इट इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या है, वंशानुगत, राजा का बेटा राजा बनेगा, चीफ का बेटा चीफ बनेगा जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, राजा टैक्स कलेक्ट करता है, राजा के पास रेगुलर आर्मी होती है, राजा के पास अपने खुद के मिनिस्टर्स होते हैं, राजा अपने लोगों से पूछ कर डिसीजन लेता है, राजा अपने मिनिस्टर से पूछ कर डिसीजन लेता है, और राजा वर्चुअली अपने लोगों का हेड होता है, अपने एरिया अपनी टेरिटरी का हेड होता है। हां सर। साउथ इंडिया के अंदर हमने बात की है वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड क्या है सर, ये वो टाइम पीरियड है जिस समय में भारत के नॉर्थ में कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। वैदिक पीरियड के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है सर, कुछ ग्रंथों से जिनको वेद बोला गया। सेम वे में साउथ इंडिया के अंदर इन 600 सालों के लिए हमें जो जानकारी मिलती है ना, वो कुछ ग्रंथों से मिलती है, मतलब कुछ टेक्स्ट से मिलती है, जिनको संगम टेक्स्ट बोला जाता है। ये संगम टेक्स्ट किस भाषा में लिखे गए हैं सर, ये टेक्स्ट लिखे गए हैं तमिल भाषा में। अच्छा सर, इसको संगम टेक्स्ट क्यों बोला जाता है सर, बेसिकली माना जाता है कि इन 600 सालों में यहाँ पर साउथ इंडिया में कवियों की मीटिंग हुई थी, कवियों की ऋषियों की मीटिंग हुई थी, और उन मीटिंग्स के अंदर कुछ टेक्स्ट कंपोज किए गए थे। उन मीटिंग्स को ही संगम बोला जाता है। संगम का मतलब होता है मीटिंग। तो संगम टेक्स्ट जो कंपोज है मीटिंग, टोटल कितनी संगम हुई, 3 संगम हुई, और इन 3 संगम के अंदर टेक्स्ट लिखे गए किस भाषा में सर, तमिल भाषा में। और उनकी सबसे पहले है चेर, जिनको केरल पुत्रास भी बोला जाता है। देन हमारे पास है चोल, पुलास, एंड देन हमारे पास है पांड्यास। बात समझे मेरी, वी हैव चेर, चोल, पांड्या। क्या ये किंगडम थे, ये चीफडम थे। बात समझे मेरी, क्या ये किंगडम थे, नहीं सर ये चीफडम थे। अब 300 बीसी से 300 सीई की बात करें, मतलब इसके बीच में ही मौर्यन साम्राज्य खत्म हो गया था। हाँ सर। अब जब मौर्यन साम्राज्य खत्म हुआ तो क्या हुआ सर, ये सारे मैं बताऊंगा इसके बारे में। पहले बात कर लेते हैं साउथ इंडिया के बारे में। राजाओं ने भारत के अंदर रूल किया। जब मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ तो मौर्यन एम्पायर के बाद क्या हुआ सर, मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद जो 500 साल है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन एम्पायर। मेरी बात समझ रहे हैं, आफ्टर द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर जो ये हमारे पास 500 साल है, इनको हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर बोलते हैं। नया किंगडम आया, दे कॉल्ड देमसेल्व्स सतवाहन। और भारत के इस वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में कौन अंदर आया पता है, सुना ध्यान से। भारत के इस हिस्से में, इस इलाके में कौन रह रहा था, हु वर लिविंग इन दिस एरिया सर, इस इलाके में रह रहे थे ग्रीक, ठीक है सर। ये सेंट्रल एशिया देख रहे हो सर, सेंट्रल एशिया में कई सारे आदिवासी कबीले रहते थे, ठीक है, आदिवासी कबीले रहते थे। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये दोनों आदिवासी कबीले आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। ये जो कबीला था इनको बोला जाता था शकास, या दे कॉल्ड देमसेल्व्स सीथियंस, और ये जो ग्रुप था दे कॉल्ड देमसेल्व्स पार्थियंस। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। और वहीं पर आपको ये वेस्टर्न चाइना देखने को मिल रहा है। हां सर, इस वेस्टर्न चाइना के इलाकों में, इन इलाकों में आपको भी यहाँ पे भी एक आदिवासी कबीला देखने को मिलेगा जिसका नाम था कुषाण, ठीक है। मतलब कुषाण नहीं, उनका नाम तो युहेती था, बट आप अभी समझो इनका नाम है कुषाण, ठीक है सर। नाउ रिमेंबर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जल्दी से इसको रिलेट करवा के आगे बढ़ता हूं। क्लास 11 याद है मंगोल एम्पायर वाला चैप्टर, किसी को भी क्लास 11 मंगोल एम्पायर वाला चैप्टर थोड़ा सा याद है किसी को भी। हां सर, आपको याद है ये जो आदिवासी कबीले थे मंगोलिया के, ये जो थे ये लगातार चाइना पर अटैक करते रहते थे। हां सर, करते रहते थे। तो चाइना ने इनसे बचने के लिए क्या किया सर, चाइना ने एक बड़ी सी दीवार खड़ी करी जिसको बोला गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बोलो हां या नहीं, 300 बीसी के आसपास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना ली थी इन्होंने।
300 या 250 बीसी के आसपास तक इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कंप्लीट कर दिया था। हाँ सर, अब जब इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना ली तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने के बाद ये शक कहां जाएंगे? ये भी तो आदिवासी कबीले थे, ये शक चाइना पे अटैक करते थे, उसको लूटते थे, अपना काम चलाते थे। अब जब चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना ली तो शक कहां पर जाएंगे? वेयर दे विल गो? सर, दे विल कम टू इंडिया। अब ये शक जो है ये भारत में घुसना शुरू करेंगे, बट भारत में तो यहाँ पे ग्रीक्स रह रहे हैं, वो क्या करेंगे? ग्रीक्स को धक्का मार के अंदर भेजेंगे। उन्होंने क्या किया? इन ग्रीक्स को धक्का मार के भारत के अंदर भेजा, और जब ये ग्रीक्स भारत के अंदर आए वहीं से ये कहलाने लगे इंडो ग्रीक्स। ये क्या कहलाए? इंडो ग्रीक्स। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, शकाज ने क्या किया? इन ग्रीक्स को धक्का मारा और शक इस एरिया में आकर रूल करने लगे। शक के पीछे पीछे अब उनके कजन दूसरे के भाई लोग भी आगे बोले भैया अच्छा इलाका हो, उनके पीछे पीछे आए पार्थियंस। अब यहाँ पर ये जो कुषाण थे ये परेशान थे क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाहर रह गए थे, ये परेशान थे, तो घूमते फिरते हुए ये भी भारत के इलाकों में आए और इन्होंने भी इस इलाके में आकर रहना शुरू कर दिया। बोले बढ़िया इलाका, यहाँ पर रूल करना शुरू करते हैं। यू विल सी भारत के नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में कई सारी बाहरी पावर्स ने आकर रूल करना शुरू कर दिया था। इंडो ग्रीक्स, शक, पार्थियन और कुषाण जो वेस्टर्न चाइना से आए थे। अब चूंकि ये राजा बाहर से आए थे और ये दूसरे इलाकों से आकर भारत में रूल करना शुरू किए थे, तो आपको लगता है कि भारत के नियम कायदे कानून के हिसाब से रूल कर रहे हैं सर? यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंसेस, रूल करने के नए तरीके। यहाँ पर राजा जो है अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए नए नए तरीके निकाल रहा है। कुछ राजा जो है वो भारत के ही ट्रेडिशंस को अपना लेंगे, जैसे रुद्रदमन, वो शक राजा था, वो भारत के ही संस्कृत भाषा को अपना लेगा, ये वही बोला जाता था। और ये देवकुल क्या होते थे सर? ये टेंपल्स होते थे। किस चीज के? एंसेस्टर वर्शिप, ये अपने पूर्वजों की पूजा देवताओं की तरह करते थे। ठीक है, ये देवकुल हमें मिली कहां से मिले हैं सर? मठ मथुरा से और अफगानिस्तान से। और इन मंदिरों के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टैचू मिलते हैं हमें कुषाण राजाओं के, और उनसे हमें पता चलता है कि ये अपने पूर्वजों की पूजा देवताओं की तरह करते थे। यू विल सी ह्यूज स्टैचू तक ये सारे किंग्स रूल कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट 300 सी टू 550 सी, कौन कौन से राजा रूल कर रहे हैं? सेंटर में आ गए गुप्तास, जो थोड़े से बड़े राज्य में रूल कर रहे हैं। गुप्तास के जस्ट नीचे है वाकाटकास, उसके नीचे है कालाचुरी। अब संगम में साउथ में खत्म, यहाँ पे कालाचुरी रूलर्स आ रहे हैं। वेस्टर्न इंडिया में रूल कर रहे हैं शकास और नॉर्थ में रूल कर रहे हैं कुषाणास। क्या ये बात समझ आई? आप में से एक बच्चे ने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था सर गुप्तास और मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर बहुत पहले था, गुप्ता एम्पायर बहुत बाद में। आपको ये समझना होगा कौन कौन से किंग्स एक टाइम पर रूल कर रहे हैं, तो ये सब एक ही टाइम पर है। यहाँ पर गुप्तास, यहाँ पर वाकाटकास। क्लियर हुई ये बात? थोड़ा सा समझ आ रहा है? कुछ ठीक है सर। जैसे आप समझो इन छोटे-छोटे इलाकों में यहाँ इस इलाके में ऑलरेडी कई सारे छोटे-छोटे राजा थे जो अलग-अलग इलाकों में रूल कर रहे थे। ठीक है सर। जैसे आप समझो इन छोटे-छोटे इलाकों में यहाँ पर अलग राजा रूल कर रहा है, यहाँ पर एक छोटा अलग राजा रूल कर रहा है, यहाँ पर एक अलग राजा रूल कर रहा है, यहाँ पर एक अलग राजा रूल कर रहा है, यहाँ पर एक और छोटा सा राजा। अब गुप्ता राजा जब इस इलाके में रूल करने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे छोटे-छोटे राजा हैं जो पहले से रूल कर रहे हैं। अब गुप्ता राजाओं के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो इन राजाओं को इंडिविजुअली हरा दे वो, तो हर एक राजा को हराते-हराते पूरा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, या तो फिर गुप्ता राजा इन राजाओं के साथ मिलकर रूल करें। तो गुप्ता राजाओं ने सेकंड ऑप्शन अपनाया। क्लास 11 में आपने फ्यूडलिज्म पढ़ा था, जहाँ पर राजा क्या करता है अपनी जमीन का एक हिस्सा अपने नीचे एक नोबल को दे देता है और उससे बोलता है कि मेरे बदले में तुम टैक्स कलेक्ट करोगे और एक आर्मी मेंटेन करोगे। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। इसी फ्यूडल व्यवस्था को भारत के अंदर बोला जाता है सामंतवाद। सामंतवाद, ठीक है, इसी को भारत के अंदर बोला जाता है सामंतवाद। और ये जो लोकल राजा है ये सारे लोकल किंग्स हैं। अब इनको क्या करना है? बेसिकली पहली चीज सामंतों पर डिपेंडेंट है, दूसरी चीज पावरफुल सामंत हमेशा कोशिश करता है कि वो खुद राजा बन जाए, ऑब्वियस सी बात है, और वो राजा को हटाकर स्वयं राजा बनने के सपने देखता है। अब ये जो गुप्ता राजा है इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो देखो ये दो सवाल पूछे गए, एक्सप्लेन एनी थ्री सोर्सेज ऑन व्हिच द हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड, एक्सप्लेन एनी थ्री सोर्सेज टू नो अबाउट गुप्ता एम्पायर। उसका आंसर ये रहा, गुप्ता एम्पायर की जो हिस्ट्री की बाउंड्रीज नष्ट हो गई थी तो रुद्रदमन जो कि शक राजा थे उन्होंने इस टैंक को ठीक कराया, और ये जो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है इस इंस्क्रिप्शन का नाम है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है सर? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन किस टाइम पे लिखा गया था सर? अराउंड 150 सी के आसपास लिखा गया था। किसके द्वारा सर ये लिखा गया था? रुद्रदमन के द्वारा। रुद्रदमन कौन है सर? ये एक शक राजा है। शक बताया ना मैंने? हाँ सर। लेकिन ये सबसे अनोखी चीज क्या है कि ये इंस्क्रिप्शन पूरा प्योर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इनफैक्ट इसी इंस्क्रिप्शन में आगे चलकर ये भी बताया गया है कि इस लेख को दोबारा से गुप्ता पीरियड में रिपेयर कराया गया था। मतलब इट सजेस्ट कि भैया इन टैंक्स का रिपेयर कराना बहुत इंपॉर्टेंट था राजाओं के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं टैंक से इरिगेशन के लिए पानी मिलता था, पानी ज्यादा मिलेगा खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो राजा को टैक्स ज्यादा मिलेगा। नाउ द पॉइंट, व्यापारी जो शहरों के अंदर होते थे उनके लिए ये शब्द यूज होने लगे। नाउ एक क्वेश्चन है, एग्जामिन द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड ग्रांट्स इन इंडिया। 8 नंबर के लिए सवाल आया है कि लैंड ग्रांट्स के अलग-अलग एस्पेक्ट्स क्या थे? जमीन का दान। अब देखो आपको मैंने बताया कि कॉमन era की अर्ली सेंचुरी से ही हमें बहुत बड़े स्तर पे लैंड ग्रांट देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप देखेंगे इतिहास के अंदर पहली बार जमीन के दान का जो पूरा कांसेप्ट है ना वो सातवाहनों के टाइम पे देखने को मिलता है। हमें लैंड ग्रांट का जो सबसे पहला एविडेंस मिलता है वो सातवाहनों के टाइम से देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़े स्तर पे जमीन का दान पता है किसके अंडर में हुआ है? गुप्ता राजाओं के अंडर में। वाकाटका याद है? वाकाटकास कहां पर है सर? डेक्कन में। तो इनकी शादी किसके साथ की गई? वाकाटकास के साथ। लेकिन इनकी शादी के कुछ टाइम के बाद ही इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाके प्रभावती गुप्ता जो है अपने साम्राज्य की रानी बन गई। अब प्रभावती गुप्ता ने जमीन का दान दिया, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि प्रभावती गुप्ता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला थी, ठीक है, शी वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जमीन जिस पर ऑलरेडी खेती हो रही हो। एक और शब्द यूज होता है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव का मतलब ब्राह्मणों को दिया हुआ दान, ठीक है। तो बोलती है ये जो अग्रहार है, ठीक है, वो चल्ला स्वामी के पास है और इस इंस्क्रिप्शन को लिखा था चक्रादास ने। इसी सोर्स से एक सवाल पूछा गया है, ये देखो, इसी सोर्स से ये सवाल पूछा गया। लुक एट दिस क्वेश्चन, कैन यू सी दिस? इसी सोर्स से सवाल पूछा गया कि लैंड ग्रांट किसको दिया गया था? प्रभावती गुप्ता के द्वारा। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ओनरशिप के बारे में क्या बताता है कि फायदे तो यहीं पर लिखे हुए हैं। पहला और तीसरा आंसर यहीं पर मिल जाएगा, और दूसरा आंसर जो है वो यहाँ पर है कि भैया संस्कृत ग्रंथ यूं तो लिखते हैं कि महिलाओं के पास प्रॉपर्टी का हक नहीं था, लेकिन अमीर फैमिलीज की जो महिलाएं होती थी उनके पास प्रॉपर्टी का भी हक होता था। ये लोग रहना शुरू हो गए थे। बट ये इतने अमीर हो कैसे गए सर? ये अमीर हुए व्यापार करके। हमने क्या बात की थी? 6 सेंचुरी बीसी से भारत से व्यापार भी होना शुरू हुआ था। व्यापार दो तरीकों से होता था, एक होता था जमीनी रास्ते के थ्रू, एक होता था समुद्री रास्ते से। आपको देखने को मिलेगा सेकंड सेंचुरी बीसी में हमें चीजों को लेकर व्यापार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे जो कारवां में ट्रैवल कर रहे हैं। व्हाट इज कारवां? बेसिकली बहुत सारे जानवर और बहुत सारे सामानों को लेकर आप एक साथ मूव करते हैं, दैट इज नोन एज कारवां। तो बाहर ले जाए जाते थे। अब रोमन एम्पायर के साथ भारत का जो व्यापार था ना ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था। आपको पता है एरिथ्रियन सी का मतलब है यहाँ पर रेड सी, कि भैया किसी ग्रीक सेलर ने ये वन मार्केट में पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूँ। तो इसमें बताया गया कि किस किस सामान का व्यापार होता था और कौन कौन सी चीजें। मतलब चीज क्या है सर? व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बहुत शानदार, दैट इज कॉइंस। इफ यू रिमेंबर हमने बात की थी कि 6 सेंचुरी बीसी इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इस टाइम पे सिक्कों का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया था, है ना? सिक्कों का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया था। नाउ हियर कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक जिससे बहुत ज्यादा सवाल है। डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर्स ऑफ एंशिएंट न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है जनरली मेकिंग ऑफ कॉइन एंड स्टडी ऑफ कॉइंस। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है मेकिंग ऑफ कॉइंस, और न्यूमिस्मेटिक्स या न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइंस। तो दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। स्टडी ऑफ कॉइंस भैया हमारी जो एंशिएंट सिक्के हैं, हमारे जो एंशिएंट सिक्कों की स्टडी की है उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? इसको सिंपली स्टडी ऑफ कॉइंस बोल देते हैं, ठीक है सर। न्यूमिस्मेटिक्स अगर आया तो मतलब स्टडी ऑफ कॉइंस के बारे में बात हो रही है। हाउ डिड द कॉइनेज इन एंशिएंट इंडिया कंट्रीब्यूट टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन कॉइनेज, इन व्हाट वेज डू कॉइन्स सर्व एज वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट पीरियड? कॉइनेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ अर्ली इंडियन एम्पायर। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। देखो कॉइन्स के अंदर बहुत बड़े स्तर पे सिक्कों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। सबसे पहले सिक्के जो भारत के अंदर यूज होने शुरू हुए थे इट वाज पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो होते थे वो बेसिकली सिल्वर और कॉपर के बने हुए होते थे, और इस पर क्या किया जाता था कि किसी भी हथौड़े से तेजी से वार करके निशान बना दिए जाते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स में किसी भी राजा या किसी भी इशूइंग अथॉरिटी का नाम नहीं होता था। पंच मार्क्ड कॉइन्स के बाद हमें देखने को मिलता है आगे चलकर सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। मतलब सिल्वर कॉइन्स की बात की जाए तो इंडो ग्रीक जब भारत आए तो इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहली बार ऐसे सिक्के इंट्रोड्यूस किए जिसमें
इंडो ग्रीक कॉइन्स, इसमें राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, नेम ऑफ किंग्स। उसके बाद हमारे भारत में आए कुषाण। माना जाता है कि कुषाणों ने भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं गुप्ता रूलर्स। गुप्ता रूलर्स के टाइम पे हमें काफी प्योर सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं, और उसी के टाइम पे इन्होंने भी काफी सारे सिक्के गोल्ड के इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है सर, क्या ये बात समझ आई मेरी? क्या ये बात समझ आई मेरी? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर गुप्तास के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बेसिकली रूल कर रहे हैं योद्धास। समझ गए मेरी बात? ये आदिवासी कबीले हैं जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। इन योद्धास ने भी इनफैक्ट अपने सिक्के निकाले हैं जो कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। डिसाइफर किया गया, सिर्फ 2 नंबर के लिए सवाल आया है, और 6 नंबर पे पूछा गया है लिमिटेशंस ऑफ एपिग्राफी। मतलब डिसाइफरमेंट ऑफ ब्राह्मी एंड खरोष्ठी में आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सिंपल भाषा में बता देना। अब जेम्स प्रिंसेप वाला क्वेश्चन याद है, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस क्वेश्चन की हु वाज जेम्स प्रिंसेप और उनका एंशिएंट इंडिया के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन था, राइट सर? जेम्स प्रिंसेप की कंट्रीब्यूशन की जब मैं बात करता हूं तो वहां पर भी आपको ये लिख कर आना है कि उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। अब ये एक अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, बट इसमें हमें पता है उन्होंने क्या लिखा नहीं सर। अब देखो, और खरोष्ठी सुनो, 2 स्क्रिप्ट्स में नाम लिखा हुआ है, एक ग्रीक स्क्रिप्ट में, एक खरोष्ठी स्क्रिप्ट में। अब हमें खरोष्ठी स्क्रिप्ट पढ़नी नहीं आती, फॉर एग्जांपल हमें पढ़नी नहीं आती, बट हमें एक इंडो ग्रीक किंग मिला, उस किंग का नाम था अपोलोडोटस, से फॉर एग्जांपल अपोलोडोटस। अपोलोडोटस, ठीक है। तो इस अपोलोडोटस के जो सिक्के थे उसमें हमें क्या पता चला कि इस अपोलोडोटस का जो नाम है वो जनरली 2 भाषाओं में लिखा है, सपोज ग्रीक भाषा में और एक और में लैटिन में भी लिखा हुआ था। हमने क्या देखा, एक ही सिक्के में उसने 2 तरीके से अपने नाम लिखवाए हुए हैं। अब हमें एक सिक्का मिला जिसमें हमें ग्रीक भाषा में तो उसका नाम पता है, बट दूसरे में क्या लिखा है वो नहीं पता। अब हमने उसका ग्रीक भाषा में नाम देख लिया कि उसका नाम अपोलोडोटस लिखा हुआ है, ठीक है, और मे बी खरोष्ठी भाषा में ऐसे यहाँ पे भी अपोलोडोटस लिखा हुआ है। अब हमें ये तो पता है कि अपोलोडोटस लिखा हुआ है, कैसे पता? क्योंकि ग्रीक भाषा तो पढ़ सकते थे हम। अब उन्होंने क्या किया, जो ग्रीक यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने अल्फाबेट्स को कंपेयर किया, उन्होंने ग्रीक और खरोष्ठी भाषा के अल्फाबेट्स को कंपेयर किया, एंड देन दे अंडरस्टूड कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। अब मेरी बात सुनो, खरोष्ठी यहाँ पर है। अब मुझे पता है कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को पहले ही डिसाइफर कर लिया था, तो मुझे पता है कि ब्राह्मी में जो लिखा गया है सेम वही खरोष्ठी में भी लिखा गया है, बस शब्द बदल दिए। कि मैं अगर आपको बोलूं कि ये भी समीर है और ये भी समीर है, दोनों ही समीर है, तो क्या आप अक्षरों को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कौन सा क्या है? हाँ सर, ये शायद सा है, ये माँ है, ये ई है और ये रा है। हाँ सर, तो सेम वे में उन्होंने क्या किया कि अब उन्हें प्राकृत भाषा आती है, तो मतलब उन्हें पता है कि यहाँ पर ये समीर लिखा हुआ है, तो अब उन्होंने अक्षरों को कंपेयर करके खरोष्ठी में समझ लिया कि अच्छा ये यहाँ पर सा है, ये यहाँ पर माँ है, ये बड़ी की मात्रा है और ये रा है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेसिकली इसको आप सिंपल 2 लाइन में ये लिख के आ जाना कि when it comes to deciphering Kharoshthi, so we got Indo-Greek kings ke coins where the name of the king was written in both Greek and Kharoshthi script. So the Europeans who could study Greek, they compared the letters of Greek language or Greek words with Kharoshthi, and once the Prakrit scripts or Prakrit inscription of the Ashok was deciphered, it was very easy to relate it with the Kharoshthi script. Simple. हाँ बिल्कुल 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 वही मैं कहना चाह रहा हूँ। इंडो ग्रीक उन्होंने शुरुआत कैसे की? उन्होंने ग्रीक भाषा के इंस्क्रिप्शंस के अंदर से, उन्होंने ग्रीक सिक्कों के अंदर से खरोष्ठी में समझना शुरू किया कि ग्रीक में क्या लिखा और सेम खरोष्ठी में क्या शब्द यूज हुआ। ठीक है सर। अब बाद में जब उनको प्राकृत वाली इंस्क्रिप्शन समझ आ गई, तो प्राकृत वाली ही सेम खरोष्ठी में भी लिखी हुई थी उसी भाषा में, तो उन्होंने क्या किया, कंपेयर कर करके अक्षरों को समझ लिया कि देखो ग्रीक में ये मतलब समझ लो। पर 8 नंबर के लिए सवाल आता है कि फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस हमें इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी देते हैं। अब देखो इस टॉपिक के ऊपर 8 नंबर के लिए सवाल आता है कि इंस्क्रिप्शन से हमें हिस्ट्री का नॉलेज कैसे मिलता है। थ्रू आउट द चैप्टर अलग अलग इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, यहाँ पढ़ते हुए आए अलग अलग इंस्क्रिप्शंस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ सर, आपको याद होगा हमने वोटिव इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा, हमने लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा, हमने ऐसे इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा जहां अशोक ने अपने धम्म के बारे में ज्ञान दिया है, हमने ऐसे इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा जिनको प्रशस्ति बोला जाता है। तो क्या अगर ये क्वेश्चन आया 8 नंबर के लिए कि हाउ डू वी गेट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, तो क्या पूरे चैप्टर में से वो एग्जांपल्स निकाल कर लिख सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो, एपिग्राफी alone does not provide a full understanding of political and economic history, explain the statement, analyze three limitations of scriptural evidences, although ये तो लिमिटेशंस की बात हो गई, लिमिटेशंस की बात हो गई, लिमिटेशंस क्या है? यहाँ पर है क्या? इसके पहले अपन ने पढ़ा था। अच्छा वो क्वेश्चन शायद अभी मैं लाइन, बट एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर के लिए कि हमें या इतिहासकार कैसे इंस्क्रिप्शन से इतिहास निकालते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अब हमें कैसे पता चलता है हिस्टोरिकल एविडेंसेस? अब जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात करें, पहला एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक का नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, ये तीनों के तीनों कर्नाटक में, केवल इन जगहों पे हमें अशोक का नाम देखने को मिलता है उनके इंस्क्रिप्शन में, अदरवाइज हर जगह सिर्फ टाइटल है देवानाम पी है, दैट इज पति वेदकास। सर दे आर न्यूज़ रिपोर्टर्स, याद रखना 1 मार्कर के लिए आता है, हु आर पति वेदकास न्यूज़ रिपोर्टर्स। नाउ डू यू थिंक टू एज देवानाम पी दसी, हाउ डिड देवानाम पी अप्रोच डिफर फ्रॉम पास्ट अरेंजमेंट रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ अफेयर्स, कि भैया उन्होंने पति वेदकास को अरेंज किया और किस तरीके से देवानाम पी साहब जो हैं उनको रिपोर्ट मिलती थी और रिपोर्ट मिलने के बाद वो अपने लोगों की समस्याओं को सॉल्व करते थे। ये सब आपको इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएगा। ये 3 क्वेश्चन है, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन बता दे रहा हूं। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का काम आपका, देखो केवल धम्म की नीति को अपनाएंगे। सी द इंग्लिश ऑफ द क्वीन, ये सोच भी आया, इससे सवाल पूछा गया कि हाउ डिड किंग देवानाम पी दसी कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा इन्फ्लुएंस हिज अप्रोच टू गवर्नेंस, कि रूलिंग कैसे बदल गई। दूसरा, कलिंग कॉन्क्वेस्ट चेंज द किंग एक्शन टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट, कि वो अपने अब प्रजा को किस नजरों से देख रहा है। और तीसरा, कि किंग का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे धम्म के स्प्रेड को मेंटेन कर रहा है, कि कैसे किंग के बदलने से धम्म का स्प्रेड भी बदल गया। मैंने बताया युद्ध के बाद से उन्होंने बोल दिया कि मैं धम्म की नीति अपनाऊंगा, इसलिए उन्होंने स्पेशल मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जिनका नाम था धम्म महामातास, और उन्होंने क्या बोला कि अब से मैं किसी भी इलाके पे मोरल अटैक करूंगा, आई विल नॉट अटैक विद वेपन्स, आई विल अटैक मोरली। नैतिक रूप से मुझे इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं मिलती है, तो आप ये सारे इश्यूज वहां पर मेंशन करके आ सकते हैं कि ये लिमिटेशंस हैं इंस्क्रिप्शंस की। दूसरा, एनालाइज एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड स्ट्रांग एविडेंसेस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, बट देयर आर फ्यू लिमिटेशंस। और आखिरी में व्हाट आर द वेज इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस दैट रिस्ट्रिक्ट आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पास्ट, कि भैया पास्ट को समझने में इंस्क्रिप्शंस हमें कैसे रोकते हैं। अब जब ये क्वेश्चन 8 नंबर के लिए आएगा तो आपको ये सारे पॉइंटर्स भी मेंशन करने हैं, और जब ये क्वेश्चन केवल 3 नंबर के लिए आएगा तो आपको सिर्फ ये पूरा पैराग्राफ लिख करना है। क्या मेरी बात समझ गए? क्या मेरी बात समझ गए? हाउ इंस्क्रिप्शन द पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिक चीजों का जिक्र करना है कि आपने कौन कौन से अलग अलग प्रकार के इंस्क्रिप्शंस का जिक्र किया। जैसे आप देखो अपने अशोकन इंस्क्रिप्शंस का जिक्र किया। अब अशोकन इंस्क्रिप्शंस में आपने क्या देखा कि हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन से एडमिनिस्ट्रेशन भी पता चलता है, हमें उससे ये भी पता चलता है कि अशोक के एम्पायर की बाउंड्री क्या थी, और उससे हमें ये भी पता चलता है कि अशोक की धर्म की आइडियोलॉजी क्या थी। हाँ या नहीं? उसके बाद कुषाणों के जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें क्या पता चलता है सर? उससे हमें पता चलता है कि वो अपने राजाओं को कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं। गुप्ता किंग्स के इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है सर? उनकी प्रशस्ति के बारे में, कि वो कैसे अपने किंग्स का गुणगान करते थे। लैंड ग्रांट के इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं जिससे जमीन के दान के बारे में पता चलता है। प्लस इन्हीं इंस्क्रिप्शंस में हमें पता चलता है कि किस प्रकार के लोग गांव के अंदर रहते थे और लोगों के रिलेशन क्या थे। वोटिव इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि शहरों के अंदर कौन लोग होते थे, कौन कौन सी मर्चेंट गिल्ड्स होती थी, और कैसे वो लैंड का लेन देन करते थे, उसका आवागमन करते थे। और लास्ट में फिर आप उसको कंक्लूड करेंगे सारी चीजों के साथ कि भैया इस तरीके से हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू एविडेंसेस मिले हैं, और इसमें आप कुछ पॉइंट्स लेकर आ सकते हैं। सर क्लास 11 के अंदर शुरू कब होगी? अभी कुछ पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें सवाल आते हैं कि कौन कौन से, देखो ये अलेक्जेंडर ने, अशोक का रेन, मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, इंडो ग्रीक, बट 8 मार्कर वाला क्वेश्चन अगर इंस्क्रिप्शंस के लिए आता है तो पहले चीज आप बताओगे इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं, फिर आप बताओगे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिलने कब से हुए, फिर आप बताओगे कि इंस्क्रिप्शन से हमें कौन कौन से एविडेंसेस मिलते हैं, फिर आप बताओगे कि इंस्क्रिप्शंस के लिमिटेशंस क्या हैं। कौन कौन से एविडेंसेस मिलते हैं मैंने आपको बता दिया
ये सारे इंस्क्रिप्शंस आपको एक्सप्लेन करके आने कि चैप्टर में जहां कहीं पर भी इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया है मेंशन है। फिर आप लिमिटेशंस बता दो इंस्क्रिप्शंस की, 8 मार्कर के लिए मोर देन इनफ है कि आप पहले इंस्क्रिप्शंस क्या है इंट्रोड्यूस कर दो, कहां से मिलने शुरू हुए वो ठीक है। अब 4 नंबर में आप ये बताओ कि इंस्क्रिप्शंस में से क्या-क्या जानकारी मिलती है, 4 नंबर के लिए आप ये बताओ कि उनकी लिमिटेशंस क्या है। सर नई 12th वालों को अच्छा